Hello student. So we will start chapter 9 environment and sustainable development from Indian economy. So let's start. See, I have taken the help of Indian economy book of Sandeep Garg. If you have this book you can go through it. Let's start. The name of the chapter is environment and sustainable development. The very part in the introduction what it is said that India is a developing country and it is developing continuously, but from the part of development we have to pay a heavy price and the price is the cost of environment quality. मतलब इंडिया डेवलप तो कर रहा है लेकिन इसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और वो कीमत क्या है? इन्वायरमेंट के क्वालिटी को ख़राब करना. वी ऑल नो दैट इन 1991 देयर इज़ LPG जिसके वजह से इंडिया लगातार ग्रो कर रहा है, लेकिन ये डेवलपमेंटल पाथ के वजह से इन्वायरमेंट को एडवर्सली इफेक्ट हो रहा है. इन्वायरमेंट इज़ एडवर्सली इफेक्टेड ड्यू टू दिस डेवलपमेंटल पार्ट. इसी वजह से नाउ वी हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नॉट डेवलपमेंट बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्लियर? सो इट्स टाइम हैज़ कम टू फॉलो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, not only development. What is the meaning of environment? Environment का मतलब क्या होता है? Environment means a total planetary inheritance and totality of all resource. Means इस ग्रह पे, इस प्लानट पर रहने वाले हर वो जीव जंतु और हर वो रिसोर्सेस जो यहाँ पर है सबको टोटल मिला के हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंट. क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट. अगर आप बोलोगे सर मेरा इन्वायरमेंट क्या है, तो आपके आसपास जो भी चीज़ें आपके आसपास है, द एक्सटर्नल फोर्सेस विच सराउंड्स अस, जो भी आपके आसपास है वो सारे इन्वायरमेंट में आता है. ये आसपास जो चीज़ें हैं ये दो तरह के हो सकते हैं. आइदर इट कैन बी बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक मीन्स इट इंक्लूड बर्ड, एनिमल्स, फॉरेस्ट, फिशरी, etc. And abiotic means non-living. Biotic means living element and abiotic means non-living, that air, water, land, all these things. Now come to the next page. So over here it has been classified in a chart, biotic and abiotic environment. You can go through it. Now come to the function of environment. Environment are having four important functions. First is environment provide resources for production. We all know that production can only be possible if we were able to get input, raw material, and this raw material we get from the environment. For example, tree, land, coal, petrol, water, these all we get from environment. Now what type of resources we mostly get? We mostly get two type of resources. One is renewable resources and another is non-renewable resources. Renewable resources, just remember, renewable resources mean which are becoming depleted or exhausted, जो खत्म हो रहा है, which take very long time to renew. And non-renewable resources means, renewable resources उसे कहते हैं जो ख़त्म नहीं हो रहा है, which is not getting exhausted. Clear? And non-renewable resource मतलब जो जितना एक्सट्रैक्ट कर रहा है वो एग्जॉस्ट हो रहा है. इट कैन नॉट बी रीन्यूड. फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल्स मतलब कोल, पेट्रोल, इनको हज़ारों साल लग जाता है रिन्यू होने में. दीज आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. बोथ these resources comes we get from environment. Okay, fine. Second is environment assimilate waste. We all know that waste आता कहाँ से? Waste during production and during consumption. कोई चीज़ को कंज्यूम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो उससे जो धुआं निकलेगा दैट इज़ कॉल्ड वेस्ट. एंड कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर एग्जांपल चीनी बना रहे हैं तो धुआं निकलता है, पानी, गंदा पानी निकलता है, ये सारे वेस्ट है. इन्वायरमेंट इन वेस्ट को एसिमुलेट करता है, मतलब अपने अंदर रख लेता है. इट एब्जॉर्ब द वेस्ट. क्लियर? नेक्स्ट, इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ. इन्वायरमेंट के पास हर वो बेसिक चीज़ें हैं जो जीने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि सन, वाटर, एयर, ऑल दीज थिंग्स विच वी रिक्वायर्ड फॉर द सस्टेनेबल ऑफ लाइफ फॉर एवरी लिविंग बींग. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विस. एस्थेटिक सर्विस मतलब जो हमारे लिविंग को इम्प्रूव करता है, विच हेल्प टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे कि एटमोसफियर, एयर, रेनफॉल, वाटर बॉडीज. दीज आर वो दोज थिंग्स विच इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो ये भी हमें इन्वायरमेंट से मिलता है. आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड द फंक्शन ऑफ इन्वायरमेंट.
फर्स्ट वन इज इट प्रोवाइड रिसोर्सेज बोथ रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल. सेकेंड, इन्वायरमेंट assimilate waste, whatever waste we produce during production and consumption. नेक्स्ट, इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ. इट मीन्स लाइफ के लिए जो बेसिक नेसेसिटी वो इन्वायरमेंट से ही मिलता है और इन्वायरमेंट हमें बहुत सारे सर्विसेज देता है जो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है. लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, व्हाट इज़ कैरिंग कैपेसिटी. इसको ध्यान से समझोगे बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल गेट. कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी किसे कहते हैं? अगर हम रिसोर्स यूज़ करते हैं, वॉट एवर रिसोर्स एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द इन्वायरमेंट इज बिलो द रेट ऑफ रिसोर्स रीजनरेशन. फॉर एग्जाम्पल, पेड़ काटते हैं, पेड़ ग्रो होता है, लेकिन पेड़ ज़्यादा काट रहे हैं एज कंपेयर टू ग्रो. ठीक है, 10 पेड़ काट रहे हैं, 10 ग्रो हो रहा है, देन इट्स ओके. बट 10 काट रहे हैं, ग्रो 5 ही हो पा रहा है. इसे कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी. मतलब रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जो है वो हमेशा कम होना चाहिए रिसोर्स रीजनरेशन से, तभी उसे कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे. नहीं तो इन्वायरमेंट क्राइसिस आ जाएगा. मतलब अगर हम 10 पेड़ यूज़ कर रहे हैं तो हमें रीजनरेशन कितना करना चाहिए? मोर देन 10. क्लियर? रिसोर्स जितना एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रिसोर्स रीजनरेशन उससे क्या होना चाहिए? ज़्यादा. यानी रिसोर्स एक्सट्रैक्शन क्या होना चाहिए? कम. ठीक है, ताकि उससे रीजनरेशन का मौका मिले, तभी इन्वायरमेंट कैरी कर पाएगा, वरना देयर विल बी अ इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो हम आगे पढ़ेंगे. दूसरा, द जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड रिमेन विद द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट हैज़ द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी. आप जितना वेस्ट इन्वायरमेंट को दोगे ड्यूरिंग प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इन्वायरमेंट का एक एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है. उसके ऊपर अगर आप वेस्ट करोगे तो इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, बल्कि एक इन्वायरमेंट क्राइसिस आएगा, एक हैजार्ड आएगा. फॉर एग्जाम्पल, हद से ज़्यादा अगर पानी को गंदा करेंगे तो वो हद से ज़्यादा पानी में डालेंगे तो वो लास्ट में हमें ही नुकसान देगा. तो ये कैरिंग कैपेसिटी में 2 चीज़ याद रखना. रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड बी बिलो, कम होना चाहिए. देन रिसोर्स रीजनरेशन मीन्स रिसोर्स रीजनरेशन क्या होना चाहिए? ज़्यादा. पेड़ ज़्यादा लगाएंगे और यूज़ क्या करेंगे? एज़ कम्पेयर टू कम. अगर यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं और लगा रहे हैं कम, देन इट विल बी हैजार्डस. इन्वायरमेंटल क्राइसिस उसे कहते हैं. और दूसरा है, वेस्ट जितना जनरेट कर रहे हैं वो वेस्ट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के कैपेबल होना चाहिए. अगर इन्वायरमेंट के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज़्यादा होगा तो इन्वायरमेंट उसे हम लोग पे ही वापस फेंकेगा एंड देयर विल बी ए इन्वायरमेंटल क्राइसिस. अंडरस्टूड? अब देखो कितना अच्छी बात यहाँ पर कहा है, इफ दीज 2 कंडीशंस आर नॉट फुलफिल. अगर ये 2 चीज़ हम फुलफिल नहीं करते, देन इन्वायरमेंट फेल टू परफॉर्म इट्स वाइटल फंक्शन ऑफ लाइफ सस्टेन. जिससे इन्वायरमेंट जीवन को सस्टेन करने में मुश्किल पैदा करेगा एंड इट लेड टू अ सिचुएशन ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस. अगर ये 2 चीज़ नहीं करेंगे तो लाइफ सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा और इन्वायरमेंट में क्या आ जाएगा? क्राइसिस. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. थर्ड पेज, रीजन ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस. व्हाट आर द बेसिक रीजन ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस? ये आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट बाय योर ओन ऑल्सो. देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज सेइंग the population explosion and advent of industrial revolution. population explosion and advent of industrial revolution. आबादी लगातार बढ़ रहा है, इससे कंजम्पशन और प्रोडक्शन भी ज़्यादा बढ़ रहा है. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब मास स्केल पर इंडस्ट्री भी बढ़ रहा है, जिसके वजह से हम लोग इन्वायरमेंट के रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे थे. याद करो, यानी हम रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसको रीजनरेट करने का टाइम नहीं दे रहे थे. ये कारण है एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस का. सेकेंड इज intensive and extensive extraction of both renewable and non-renewable resource. ये भी एक कारण. ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन टेक्नोलॉजी रिसोर्स टू एक्सप्लोर न्यू रिसोर्स. हम हद से ज़्यादा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव, इवन कि हम लोग इतना पैसा भी खर्च कर रहे हैं उस रिसोर्स को ढूंढने के लिए कहाँ है ताकि उसे एक्सट्रैक्ट कर सके. ये नहीं कर रहे हैं कि जो रिसोर्स है उसी को हम यूज करें. क्लियर? एक्सटिंक्शन ऑफ मेनी रिसोर्स एंड कंटिन्यूस राइज इन पॉपुलेशन ऑल्सो रिजल्ट इन इन्वायरमेंट. देखो बहुत सारे रिसोर्स ऐसे हैं जो ख़त्म हो गया, जो ख़त्म होने के कगार में है, लुप्त होने के कगार में. ऐसे भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो लगातार ख़त्म हो रहा है, जिसके वजह से भी और पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, यानी उसका डिमांड बढ़ रहा है, बट वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहा है. ठीक है, जिसकी वजह से भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ रहा है. नेक्स्ट नंबर 4, एफ्लुएंट कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ऑफ डेवलप्ड कंट्री. द वेस्ट जनरेट्स आर बियॉन्ड द एब्जॉर्प्शन. देखो तुम्हें अर्लियर मैंने क्या कहा, इन्वायरमेंटल का एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, बट हद से ज़्यादा कंजम्पशन और प्रोडक्शन होने की वजह से इन्वायरमेंट का जो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से ज़्यादा वेस्ट बन रहा है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट उसे एब्जॉर्ब
नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस। अब अमेरिका को देख लो, अमेरिका पूरे दुनिया का 50% रिसोर्स वही यूज़ करता है, इतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पर। वो वेस्टेज अब क्या करेगा, वेस्ट को, इन्वायरमेंट का एक कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी से ज़्यादा वेस्ट पैदा कर रहा है, उसे वो समंदर में फेंकता है। अब एक टाइम आएगा जब ओशन भी इसे वापस अर्थ पे फेंक देगा, लैंड पे फेंक देगा। क्लियर। नेक्स्ट, नंबर 5, द डेवलपमेंटल प्रोसेस पोल्यूटेड द एटमोस्फियर एंड वाटर एंड देयर इज डिक्लाइन इन एयर क्वालिटी। जो डेवलपमेंट लगातार हो रहा है, ये एटमोस्फियर और वाटर यानी वातावरण, ईयर को और वाटर को दोनों को पोल्यूट कर रहा है। इधर 70% ऑफ वाटर इंडिया इज पोल्यूटेड, इंडिया में 70% पानी पोल्यूटेड है। तुम देख रहे हो गंगा यमुना का हालत क्या है, इसे पढ़ सकते हो। द हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑफ हेल्थ इज ऑल्सो राइजिंग, ग्लोबल इन्वायरमेंटल सच एज ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन डिप्लेशन कंट्रीब्यूट इंक्रीजिंग फाइनेंशियल कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। लगातार हेल्थ पे भी सरकार, हर देश के सरकार को खर्च करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग नए नए बीमारियों को लेके आ रहा है, ओजोन डिप्लेशन भी नए नए बीमारियों को ला रहा है, जिसकी वजह से ये भी और लोग, सरकार को ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, इंक्रीज फाइनेंशियल कमिटमेंट ज़्यादा करना पड़ा है, जिसके वजह से भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस हो रहा है। सो दीज आर द रीज़न फॉर इन्वायरमेंटल क्राइसिस। आई होप यू विल गो थ्रू इट एंड you will able to understand. Now come to the next point, that is अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट आर हाई। सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो समझो क्या बोल रहे हैं। वेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट इज हाई, increased financial commitment of a government due to global warming and ozone depletion and rise in expenditure on health due to decline in air and water source opportunity cost negative environment impact is high। मतलब इन्वायरमेंट को जो हम लोग ख़राब कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो सरकार पैसों पे खर्च कर रहा है इन हेल्थ को सही करने के लिए, वो ज़्यादा खर्च है एज़ कम्पेयर टू वो कॉस्ट। यानी अगर हम पेड़ काटें, जिसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है हमारे हेल्थ पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, पेड़ काटने पर कम, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पेड़ ही नहीं काटना चाहिए। मान लो पेड़ काटने में 30 रुपये खर्च हो रहा है और हेल्थ पे कितना खर्च हो रहा है? 300 रुपये। तो ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। इससे अच्छा है कि पेड़ ही नहीं काटें, तो वो खर्चा कम रहेगा, तो 300 रुपये बचेंगे। दिस इज़ नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये तुम यहाँ पर इसको देख लेना। कम टू द नेक्स्ट वन। सो दिस पेज इज़ आई थिंक ऑलरेडी कंप्लीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। इनवर्स रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप, रीज़न ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेड। इन द पास्ट डिमांड वाज लेस देन सप्लाई। हम ये डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, यू हैव टू गो थ्रू इट डिटेल बिकॉज आई हैव द लिमिटेड टाइम, दैट्स वाई। इट मीन्स इन द पास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझोगे। पहले क्या होता था? अर्लियर डिमांड कम था, डिमांड इज़ लेस देन सप्लाई। क्यों? क्योंकि और चूँकि डिमांड कम था, सप्लाई ज़्यादा था। पहले लोग रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, जो उसके आसपास थे उसी को सिंपली खाते पीते थे, रिसोर्स उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, जिससे कि पॉल्यूशन वाज विद इन द एब्जॉर्प्सिव कैपेसिटी, जिसके वजह से पॉल्यूशन उतना नहीं था, इन्वायरमेंट एब्जॉर्ब कर पा रहा था जितना था। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन वाज लेस एज रीजनरेशन। इसका मतलब जितना रिसोर्स हम यूज़ कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा रिसोर्स रीजनरेट हो रहा था, जिसके वजह से सप्लाई क्या था? ज़्यादा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम, जिसकी वजह से इस दोनों का जस्ट उल्टा हो जाएगा, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस टू। मीन्स पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि इन्वायरमेंट के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी से बाहर है। दूसरा, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन क्या हो रहा है? ज़्यादा है देन रेट ऑफ रीजनरेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नाउ वी विल स्टार्ट द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। कौन कौन से डिफरेंट ग्लोबल इन्वायरमेंटल क्राइसिस है? सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग। मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा बिकॉज इट इज़ वेरी इजी, यू विल गो थ्रू इट। ग्लोबल वार्मिंग किस लिए होता है ये भी आप लोगों को याद रखना है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर एंड ओशन। ये कितना हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सब पढ़ोगे। इसका कारण कौन कौन से हैं? फैक्टर, कोल, पेट्रोल प्रोडक्ट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, और मीथेन गैस रिलीज फ्रॉम एनिमल वेस्ट, यानी गोबर से भी मीथेन निकलता है, वो भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉसिल फ्यूल्स भी है। सो दिस थिंग्स यू हैव टू देखो। द एटमॉस्फेयर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज बाय 41 to 160%। मतलब इतना ज़्यादा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को रिलीज़ कर रहे हैं कि जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझो तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है? अगर धूप में एक गाड़ी को खड़ा कर दो, शीशा लगा दे, तो धूप अंदर चला जाता है, लेकिन वो धूप बाहर नहीं निकल पाता है जब तक शीशा हम खोले नहीं। ये है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब होता क्या है दिन में हीट
आता है अर्थ पे एंड अर्थ इज गेटिंग हिट, बट एट नाइट व्हेन हीट को वापस जाना चाहिए, बट एट दैट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर में होता है, वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो हीट वहीं का वहीं रह जाता है। तो इसका क्या इफेक्ट होगा, धरती पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोच के देखो। सबसे पहला इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आइस इज मेल्टिंग वर्ल्ड वाइड, जिसके वजह से कोस्टल फ्लडिंग आ रहा है। कोस्टल फ्लडिंग मतलब बहुत सारे देश के किनारा, कोस्टल एरिया डूबते जा रहा है। फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया एंड मलेशिया, यू कैन सी, वो उसका किनारा डूबते जा रहा है। इसी वजह से मलेशिया ने अपना जकार्ता जो उसका कैपिटल है उसको भी चेंज कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि वो जकार्ता कोस्टल एरिया होने की वजह से वो डूब रहा है। और ये सब कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, दूसरा इम्पैक्ट, हरिकेन एंड अदर ट्रॉपिकल स्टॉर्म, लगातार चक्रवाती तूफान आ रहा है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से चक्रवाती तूफान आता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन ट्रॉपिकल डिजीज, बहुत सारे नए नए बीमारियाँ, मलेरिया, कोलेरा, टाइफाइड, दीज चिकनगुनिया, दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ओनली, कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। थाउजेंड्स ऑफ प्रजाति जो है, जैसे पोलर बियर लगातार लुप्त हो रहा है। क्यों लुप्त हो रहा है, क्योंकि आइस मेल्ट हो रहा है और आइस पर ही ये लोग जी सकता है। तो ये लोग समंदर में डूब के इसका लाइफ खत्म हो रहा है, क्योंकि आइस अब बच नहीं रहा है धरती पे। ओके, मोस्टली वाइट पोलर बियर। नेक्स्ट, ओजोन डिप्लेशन। ओजोन डिप्लेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन इन द ओजोन लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। याद रखोगे, क्लोरीन क्या करता है, एटमोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर पे, एटमोस्फेयर में लेयर है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, इस तरह स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर एक हमारा लेयर है जिसको कहते हैं ओजोन लेयर। वो थिक ओजोन लेयर लगातार डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। अब ये क्लोरीन कहाँ से आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है फ्रॉम मैन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, यानी मैन मेड, हम लोग जो एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं उसमें से जो गैस निकलता है दैट इज़ CFC, और वही ऊपर जाके क्लोरीन पैदा कर रहा है। और उसी क्लोरीन की वजह से ओजोन क्या हो रहा है, ओजोन का लेयर डिप्लीट हो रहा है। दैट इज द मेन रीजन। सी ओवर हियर यू कैन सी CFC, एरोसोल प्रोपेलेंट, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन, दीज जो कि फायर एक्सटिंग्विशन में यूज़ करते हैं, दीज आर मेन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, और जिसके वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सी इम्पैक्ट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सीम्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर, जिसकी वजह से लगातार स्किन कैंसर हो रहा है। अल्ट्रावायलेट, लो प्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, ये फाइटोप्लैंक्टन्स एक्चुअल में समंदर में ग्रीन एल्गी होता है जिसे मछलियाँ खाती है, हरे हरे घास पानी में, उसको ख़त्म कर रहा है। उसको ख़त्म करने से मछलियाँ मर रहे हैं, मछलियाँ मरने से ये पूरा वे फूड चेन जो है डिस्टर्ब हो रहा है। इंसान, बहुत सारे कोस्टल पीपल है जो मछलियों पे निर्भर करते हैं। इस तरह से पूरा फूड चेन डिस्टर्ब होने की वजह से इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट, ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ टेरेस्ट्रियल वेयर। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड पे रहने वाले, लैंड पे जो पेड़ पौधे उसका हाइट घट रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से। और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन धरती पर कैसे आ रहा है, ड्यू टू ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को धरती पे आने से रोकता है, बट हम लोग उसको, उस लेयर को थिन कर दिए, डिप्लीट कर दिए, क्लोरीन की वजह से आ रही है। क्लोरीन गैस कहाँ से आ रहा है, ये हमारे एलिमेंट जो हम लोग अप्लायंसेज यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, AC, फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें CFC होता है। अंडरस्टूड। अब सभी देशों ने मिलकर एक मीटिंग किया था जिसमें ये फैसला लिया गया था कि हम लोग ओजोन लेयर को बचाएंगे, और इसके लिए हम लोग CFC को कम से कम, CFC वाला प्रोडक्ट गुड्स कम से कम बनाएंगे जिससे CFC एमिट होता हो। इसमें जो मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग का, फेमस मीटिंग का नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसका मेन रीज़न था कि फेजिंग आउट ऑफ CFC। फेजिंग आउट ऑफ CFC मतलब CFC को कम निकलने देंगे। और इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में सभी मेंबर कंट्री ने साइन किया था कि हम लोग फ्रीज कर दें कंजम्पशन ऑफ, वो कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ CFC, यानी वो चीज़ें यूज नहीं करेंगे जिससे CFC निकलता हो, उसका कंजम्पशन भी नहीं करेंगे, उसका प्रोडक्शन भी। इंडिया ने कब साइन किया था, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, इंडिया हैज़ साइन दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विथ लंदन अमेंडमेंट। लंदन अमेंडमेंट के साथ दोनों एक साथ साइन किया था। कब किया था, 17/9/1992। इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बर्डन ऑफ CFC इन द स्ट्रेटोस्फीयर एंड हेल्प इन ओजोन रिकवरी, जिसकी वजह से ओजोन रिकवरी हुआ। आई टेल यू वन मोर थिंग फॉर योर GK नॉलेज ऑल्सो, ड्यू टू दिस लॉकडाउन इन द वर्ल्ड,
there is also the recovery in the ozone layer because factories, car, transport, all these things have been stopped. That's why there is also the recovery in ozone layer also. Now what is the meaning of Paryavaran? Paryavaran Mitra. What is the meaning of Paryavaran Mitra? Paryavaran means environment, Mitra means friend. That is friend of the environment. This you have to remember for 1 mark question. Now come to the next topic, state of India's environment. You have to go through it. It's very easy, very easy. So I am not taking. इंडिया का इन्वायरमेंट कैसा है, तो देखेंगे कि इंडिया के पास प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स है. वी हैव प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स, रिच क्वालिटी ऑफ जमीन, लैंड हमारे पास अच्छे है, 100 ऑफ रिवर्स, डिस्ट्रीब्यूटरी, फॉरेस्ट बहुत है, मिनरल रिसोर्स बहुत है. देखो ये सब ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेटो पे है जिस पर हम लोग कॉटन ग्रो करते हैं. इंडो गैंगेटिक प्लान जो कि अरबियन सी और टू बे ऑफ बंगाल, मतलब पूरा नॉर्थ जो इंडिया का देख रहे हो इसे हम इंडो गैंगेटिक प्लान कहते हैं. साउथ में जो है वो है डेक्कन प्लेटो. ये सब बहुत रिच है, ये सॉइल बहुत रिच है. डेक्कन जैसे रिच किया है डेक्कन इंडो गैंगेटिक प्लान रिच किस लिए है? फॉर एल्यूवियल सॉइल. यहाँ पर इसीलिए खेती अच्छा होता है. डेक्कन प्लेटो कॉटन के लिए, यहाँ पर ब्लैक सॉइल है, कॉटन के लिए बहुत फेमस है. इंडिया का फॉरेस्ट भी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स एक जगह नहीं है, डिफरेंट एरिया में अलग अलग पूरे ऑल ओवर कंट्री फैला हुआ है. ये भी हमें दिखाता है कि हमारे पास देखो फॉरेस्ट होने से एक और चीज़ पता चलता है कि वाइल्ड लाइफ हमारे पास ज़्यादा है. नेक्स्ट, लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर. हमारे पास लोहा बहुत है. इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है इन एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर. ठीक है, इंडिया अलोन अकाउंट फॉर 20% ऑफ वर्ल्ड टोटल आयरन ओर. देख लो पूरे दुनिया में जितना आयरन ओर है, कच्चा लोहा जिसे कहते हैं, उसका 20% इंडिया के पास है. अदर मिनरल, बॉक्साइट, कपर, ऑल दिस थिंग्स, लिग्नाइट मिनरल यू विल गेट इन इंडिया. सो इंडिया इज़ वेरी रिच इन नेचुरल रिसोर्स. बट द क्वेश्चन विच अराइजेज, इंडियाज इन्वायरमेंट प्रॉब्लम पोजेज डाइकोटॉमी. अब ये क्या होता है ये समझना है आप लोगों को. देखो इंडिया का जो इन्वायरमेंट है ये लगातार एक प्रॉब्लम फेस कर रहा है. उस प्रॉब्लम को बोलते हैं डाइकोटॉमी. ये डाइकोटॉमी क्या होता है? लिसन, पोवर्टी, गरीबी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कर रहा है. यानी जो गरीब लोग हैं वो जानवरों को ज़्यादा चराते हैं, पेड़ काटते हैं लकड़ी के लिए, फॉर कुकिंग वगैरह के लिए, और वो नेचुरल रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं या नेचुरल रिसोर्स को ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं, जिसके वजह से इन्वायरमेंट प्रॉब्लम एक इंडिया में आ रहा है. फॉरेस्ट को काट रहे हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं, उसी में कपड़ा धोते हैं, इस तरह से. दूसरा ये है पहला. ठीक है, सेकेंड इज एफ्लुएंस इन लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इज कॉजिंग इन्वायरमेंट. देखो लगातार हमारे पास पैसे बढ़ रहे हैं. वी आर आवर वेल्थ इज इंक्रीजिंग, सो आवर डिमांड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. डिमांड इंक्रीज होने की वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है. प्रोडक्शन ज़्यादा होने से हम लोग रॉ मटेरियल को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जिसके वजह से भी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि हम लोग रिसोर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. तो एक तो गरीबी भी है, गरीबी रिसोर्स को यूज़ कर रहा है अपने लाइफ को चलाने के लिए, जैसे पेड़ काट रहा है, पानी को गंदा कर रहा है, फॉरेस्ट ख़त्म कर रहा है, इस तरह से. दूसरी तरफ अमीर आदमी लोग कंजम्पशन ज़्यादा करने की वजह से इंडस्ट्री में गुड्स ज़्यादा बन रहे हैं, तो वो रिसोर्स ज़्यादा यूज़ कर रहा है. तो इसे कहते हैं डाइकोटॉमी. चैलेंजेस टू इंडियाज इन्वायरमेंट, कौन कौन से इश्यूज़ है ये पढ़ोगे. लैंड डिग्रेडेशन मतलब डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ लैंड. डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट मतलब लगातार मास कटिंग ऑफ ट्रीज, सॉइल इरोशन, बायोडाइवर्सिटी, एयर पॉल्यूशन. if I go through the explanation of all these points it will take more time, but I tell you in brief. Land degradation means decrease in the quality of land. Decrease in the quality of land through human activity, मतलब हमारे वजह से, जैसे it occur due to wind erosion, water erosion, water logging, पानी को गंदा कर रहा है, हवा को गंदा कर रहा है, इस तरह की वजह से ज़मीन भी ख़राब होता है. इसको पढ़ोगे आप लोग. नेक्स्ट, इंडिया had in India land suffer a different types of mainly unstoppable and inappropriate management practice. ये land degradation क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग इसको सही से इसको मैनेज नहीं कर रहा है, इसके वजह से लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है. बस यूज़ कर ले रहे हैं और उसको फिर रीजनरेट या रीगेन करने का मौका नहीं दे रहे, जिसकी वजह से लैंड का क्वालिटी ख़राब हो रहा है. कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इसे पढ़ोगे. सबसे पेड़ काटना, हद से ज़्यादा चारा खिलाना जानवरों को, जंगल में पेड़ काट के जंगल में शहर बनाना, फैक्ट्री बनाना, अनसस्टेनेबल फ्यूल को यूज करना, हद से ज़्यादा जानवरों के लिए चारा,
इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन, ढंग से खेती नहीं करने की वजह से भी लैंड डिग्रेड होता है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एग्रोकेमिकल, पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करना हद से ज़्यादा, एक्सट्रैक्शन ऑफ, ये सारे पढ़ोगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब ये ट्राइबल पीपल करते हैं कि एक जगह खेती करते हैं, फिर वहाँ जला देता है, फिर आगे खेती करते हैं, उस ज़मीन पर खेती नहीं करते। इस तरह से लैंड डिग्रेड होता है। ओके, सम फैक्ट, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियन एग्रीकल्चर इन ब्रीफ 27 एडिशन 2000, 170 मिलियन हेक्टर, 53% ऑफ टोटल लैंड एरिया, यानी इंडिया के पास जितना लैंड एरिया है उसमें से 153% यानी आधा, फेसिंग द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ लैंड ग्रैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब तकरीबन आधा परसेंट ज़मीन लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम से फेस कर रहा है। ठीक है, इसको पढ़ोगे। उसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन, ये तो डिफॉरेस्टेशन समझ में आया, लार्ज मास में कटिंग करना, इसका कारण क्या है, ये सब पढ़ोगे आप लोग। देखो नीचे सबसे लास्ट लाइन क्या लिखा है, द पर कैपिटा फॉरेस्ट इन इंडिया इज 0.8 हेक्टर अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ 0.47। इंडिया के पास बेसिक ज़रूरतों के लिए पेड़ कितना होना चाहिए, 0.7 हेक्टर ऑफ लैंड में होना चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है 0.08, यानी हम लगातार पेड़ को क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। ये भी एक कारण है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सॉइल इरोशन, ये आप लोग खुद पढ़ोगे, बहुत ईजी है। ये फिगर्स यू हैव टू रिमेंबर द अमाउंट्स एंड नंबर्स ऑल्सो। बायोडाइवर्सिटी मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूँ, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। डिफाइंड एज द वेरिएबिलिटी अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल सोर्स, जमीन पर, पानी में, पेड़ पर, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं ये एक दूसरे पर निर्भर है और यही क्रिएट करते हैं इकोसिस्टम, और इसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ऑल सोर्स मतलब लैंड पे, टेरेस्ट्रियल, पानी, अदर एक्वाटिक, पेड़ पर, इन सबको मिला के एक इकोसिस्टम मेंटेन करता है, इसी को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अगर एक को भी नुकसान हुआ तो पूरे सबको इफेक्ट करता है, इकोसिस्टम इफेक्ट होता है। तो फिर बायोडाइवर्सिटी लॉस किसे कहते हैं, इसका मतलब होता है सीरियस इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट ऑफ एनी कंट्री। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लगातार हम लोग डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, थ्रेटन बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट, उन लोग के रहने के लिए जगह नहीं रख रहे हैं, जंगल काट रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, पानी गंदा कर रहे हैं, जिसके वजह से ये सारे एनिमल स्पीसीज या तो मर रहे हैं या लुप्त हो रहा है, जिसके वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का खतरा है, माने इकोसिस्टम डिस्टर्ब होने का, जिसके वजह से बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर आ सकता है। ठीक है ना। एयर पोल्यूशन आप खुद से पढ़ोगे, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, इसको पढ़ोगे। एयर पोल्यूशन मतलब प्रेजेंस ऑफ मटेरियल एयर सच एज कंसंट्रेशन विच आर हार्मफुल, यानी हवा में वो सब चीज़ें प्रेजेंट होना, उन सब का परसेंटेज जो कि इंसान को हार्मफुल करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और डस्ट हो गया, ये सारे चीज़ें। इसको देखोगे 80% ऑफ टोटल रजिस्टर्ड व्हीकल दस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंस ऑफ टोटल पॉल्यूशन। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, बहुत ज़बरदस्त चीज़ बोल रहा है कि 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड व्हीकल दस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टोटल, यानी हम इंडिया में जितने रजिस्टर्ड व्हीकल है उसका 80% है जो ईयर को क्या कर रहा है, पोल्यूशन लोड कर रहा है। अब ईयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया, जिस बोर्ड का नाम है CPCB। इसका काम क्या है, ये इंडस्ट्रीज़ को 17 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है। इसके इंडस्ट्रीज़ को 17 कैटेगरी में रखा है, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, जो सिर्फ ये करेगा कि ये देखेगा कि कोई ऐसा पोल्यूशन ना कर रहा हो ईयर को, वाटर को, ताकि वो इन्वायरमेंट को क्या करे, डिग्रेड करे। तो CPCB का क्या काम है, टू मॉनिटर ऑल द इंडस्ट्रीज सो दैट इट विल नॉट पॉल्यूट वाटर और लैंड और एयर इन सच लार्ज स्केल। ठीक है, सम वे टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, हम एयर पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, मेट्रो यूज़ कर सकते हैं, CNG यूज़ कर सकते हैं, LPG यूज़ कर सकते हैं। LPG क्लीनर फ्यूल है, CNG से पोल्यूशन नहीं होता। तो ये सब आप पढ़ोगे, देन यू विल एबल टू अंडरस्टैंड दैट इन दिस वे ऑल्सो वी कैन कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल कम करने के लिए CNG यूज़ किया जाता है। दिल्ली मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, कम से कम कार यूज़ किया करना चाहिए। ठीक है, और मॉनिटर, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, और रिपीटिंग मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग बहुत ज़रूरी है, सो दैट इसका रिपोर्ट लगातार बनते रहे और लोग इस पर काम करते रहे। CPCB कब बना था, CPCB बना था 1974 में। ठीक है, इसका काम क्या है, टू इन्वेस्टिगेट, कलेक्ट एंड डिसिमिनेट इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेट जांच करना, फिर इकट्ठा करना, फिर लोगों को रिपोर्ट देना अबाउट वाटर एंड लैंड लेयर, ये सारे पोल्यूशन के।
ये सारे पढ़ोगे, इसमें मेन पॉइंट पहला याद रखोगे, दैट्स इट, और इसको पढ़ लोगे। ये मीडिया के थ्रू बताता है कि भारत में कितना पोल्यूशन हो रहा है, कितना नहीं। नाउ कम टू स्टेट बोर्ड, तो ये उसके बारे में ही है, सीपीसीबी के फंक्शन क्या क्या काम है। देखो यहाँ पर लिखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड बैकग्राउंड एयर क्वालिटी डेटा फ्रॉम इंडस्ट्रियल सिटिंग टाउन प्लानिंग, मतलब कोई शहर में अगर इंडस्ट्री बन रहा है, कोई टाउन बन रहा है, कोई शहर बन रहा है या इंडस्ट्री बन रहा है, तो उनके लिए एक एयर क्वालिटी डेटा बनाता है कि आप अगर यहाँ पर इंडस्ट्री बना रहे हैं तो यू शुड मेंटेन सच टाइप ऑफ एयर क्वालिटी, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन करोगे, इससे कम करना होगा, ये सारी चीज़। दे मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ वाटर ऑफ 125 रिवर, 125 रिवर नदियों का ये पानी के क्वालिटी को भी करता रहता है, वेल के इन सब के चीज़ों में। द वेरियस मेजर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, हियर इज़ वन क्वेश्चन, आपको ये पता लगाना है कि हु इज़ प्रेजेंट द इन्वायरमेंट मिनिस्टर, इसका काम क्या है। द वेरियस मेजर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट टू कंट्रोल पॉल्यूशन, क्यों, टू अडॉप्ट ए पाथ ऑफ नॉट डेवलपमेंट बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब तुम बोलोगे सर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स वॉट एवर फैसिलिटी आवर करंट जनरेशन वी आर एंजॉइंग टुडे, हमारा फ्यूचर को भी वो सारे चीज़ मिल सके, दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर हम पेड़ काट के अपना डेवलपमेंट करें और उसे पेड़ ना मिले हमारे फ्यूचर, दैट इज़ डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मतलब प्रेजेंट जनरेशन जो क्वालिटी जी रहा है, प्रेजेंट जनरेशन, करंट जनरेशन, हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी वो क्वालिटी मिल सके, दैट इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद बहुत सारे यहाँ पर इस तरह का डेफिनेशन है, आप ये डेफिनेशन याद करोगे, दैट्स इट। यहाँ पर एक पॉइंट जानने वाली आप लोगों के लिए है, द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज़ बीन ओरिजिन फ्रॉम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, IUCN 1980 वर्ल्ड कमीशन सर्जरी रिपोर्ट। यहाँ पर सबसे पहले ये टर्म यूज़ किया गया था, ठीक है। इस पॉइंट से आपको यही याद रखना है। नेक्स्ट आ जाओ, हाउ टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत ईजी है, आप लोग खुद भी जानते हो। रेस्ट्रिक्ट यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्स को कम से, सॉरी ये गलत लिखा है, रेस्ट्रिक्ट यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ये होना चाहिए रेस्ट्रिक्ट यूज़ ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स को कम से कम यूज़ करो, जैसे पेट्रोल, कोयला, इन सबको, किसी से पोल्यूशन ज़्यादा होता है। देखिए सेकंड पॉइंट में ये क्लियर हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल सोर्स की जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रिन्यूएबल सोर्स, देखो लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूट नॉन रिन्यूएबल विथ रिन्यूएबल सोर्स। बिकम इनपुट एफिशिएंट मतलब कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बनाने को बोलते हैं इनपुट एफिशिएंट। तो इनपुट कम से कम यूज़ करें ताकि हमारा रिसोर्स बचे रहे। कंट्रोल पॉल्यूशन को कंट्रोल करो ताकि इन्वायरमेंट के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बने रहें। कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जितना ज़्यादा ग्रो होगा कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो रिसोर्स ज़्यादा यूज़ होगा, इसे भी हम कंट्रोल करेंगे। ना स्ट्रैटेजी, ये हम ऑलरेडी तुम लोगों को सिलेबस नोट्स में लिखा दिए थे, वो नोट्स का ये रूल्स फॉलो करोगे। व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इफ़ आई रिमेंबर लिखे थे, यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल, यस और नो, यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल, मिनी हाइडल प्लांट। क्लीनर फ्यूल मतलब अगर खाना पकाने का बात करें तो LPG यूज़ करो, गाड़ी का बात करें तो CNG यूज़ करेंगे तो क्लीनर फ्यूल, इससे पॉल्यूशन कम होता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइडल प्लांट मतलब हमारे इंडिया में बहुत सारे नदियां हैं, नहर है, जिसके द्वारा हम छोटे छोटे हाइडल प्लांट पानी के द्वारा बिजली बना सकते हैं, हाइडल प्लांट बना के, और छोटे छोटे शहरों को हम बिजली दे सकते हैं, जिससे कोयला का यूज कम होगा तो इन्वायरमेंट बचेगा। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिस एज यू ऑल नो, आयुष मतलब ये वो आयुर्वेदिक तरीका है, वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है जिसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। एंड आई थिंक यू ऑल रिमेंबर द फुल फॉर्म ऑफ आयुष, A आयुर्वेदिक, Y यूनानी, योगा यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इन सब को फॉलो कर सकते हैं। ये सब जो ट्रीटमेंट है 15,000 स्पीसीज से बना हुआ है और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, हालांकि इनका जो रिकवरी है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। यूज़ ऑफ बायो कॉम्पोस्ट मतलब होता है केमिकल फर्टिलाइज़र ना यूज करके हम लोग बायो कॉम्पोस्ट यूज़ करें, जैसे कि गोबर वगैरह, ये सब यूज़ करेंगे तो इससे लैंड डिग्रेड नहीं होगा। एंड द लास्ट इज यूज़ ऑफ बायोपेस्ट यूज़ करें। बायोपेस्ट मतलब देखो कीड़े को मारने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड नहीं, बायोपेस्ट
बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग को यहाँ पर पता होना चाहिए, सांप, लीजर्ड, आउल, पीकॉक, ये सब को अलाउ करो तो वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वैसे भी खा जाएंगे। ये सब है नेचुरल तरीका कीड़े को मारने का, तो ये सब यूज़ करें। और भी बहुत तरीका होता है बायोलॉजिकली विदाउट यूजिंग एनी केमिकल फ्री बायोपेस्ट यूज़ करना चाहिए। एंड लास्ट और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये मैं बता दूं, ये है चेंज इन अनसस्टेनेबल पैटर्न ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपना कंजम्पशन का तरीका को बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन का तरीका वो अनसस्टेनेबल है। हम लोग इतना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं कि रिसोर्स ख़त्म हो रहा है, रीजनरेट करने का मौका नहीं मिल रहा है। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर हमारा परचेजिंग पावर बढ़ गया है, लोगों का इनकम बढ़ रहा है, सो आवर परचेजिंग पावर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है तो वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, वेस्ट ज़्यादा हो रहा है तो इन्वायरमेंट उसे उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। वी आर बिकमिंग मार्केट ड्रिवन कंज्यूमरिज्म, ये वर्ड याद रखोगे। मार्केट ड्रिवन मतलब जो भी जिन चीज़ों का ज़रूरत नहीं है उस चीज़ों का भी हम लोग क्या हो जा रहा है, एडिक्टेड हो जा रहा है। उन चीज़ का भी हम लोग अपने आप को नेसेसिटी बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल, लैपटॉप, एसी, फ़ैन। पहले के ज़माने में जब फ़ैन नहीं होता था तो क्या गर्मी लगता था तो क्या पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं होता है। ये क्या दिखाता है कि हम लोग मार्केट ड्रिवन की तरफ जा रहे हैं, जिसके वजह से अगर मार्केट ड्रिवन रखोगे तो मार्केट में गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, तो इंडस्ट्री उतना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, और इंडस्ट्री प्रोडक्शन करेगा तो वहाँ भी वेस्ट पैदा होगा प्लस रिसोर्स भी ख़त्म होगा। ये पैटर्न को ख़त्म करना पड़ेगा। हमें कंजम्पशन उन चीज़ों का करना है जो नेचुरली अवेलेबल है, और प्रोडक्शन भी ताकि प्रोडक्शन कम हो। प्रोडक्शन कम होगा तो नेचुरल रिसोर्स का भी यूज़ कम होगा और वेस्ट भी कम बनेगा। आई होप आई कैन एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। थैंक यू। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क आफ्टर दिस वीडियो।